हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान की विशेषता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आईएएस, आरएस, पीसीएस या अन्य राज्य स्तर के एग्जाम में इससे संबंधित डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि प्रथम विशेषता सबसे लंबा और लिखित संविधान। नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी भारतीय संविधान में किन किन देशों से विश्व स्तर पर अन्य देशों के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या निहित है। नेक्स्ट है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, एक लचीला और कठोर के बीच में किस प्रकार समन्वय किया गया है। नेक्स्ट एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था की संविधान को किस प्रकार केंद्रित किया गया है और साथ ही किस प्रकार संघीय व्यवस्था को बनाया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसद को किस प्रकार संप्रभु बनाया गया है और न्यायालय को एक सर्वोच्च शक्तियां दी गई है, इन दोनों के मध्य किस प्रकार समन्वय किया गया है। नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को भारत में स्वतंत्र रखा गया है और एक केंद्रीकृत भूमिका के रूप में इसे स्थापित किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार। नागरिकता, स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं, संविधान में किन किन निकाय है उनका उल्लेख किया गया है। आपातकाल प्रावधान, कौन कौन से आपातकाल प्रावधान है उनको आज हम देखेंगे। त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां। संविधान में यह है मुख्य रूप से 17 प्रमुख विशेषताएं हैं। आज हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि प्रथम विशेषता सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि संविधान सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और यह लिखित भी है। वर्तमान में भारतीय संविधान के बारे में देखें तो संविधान में एक प्रस्तावना है और लगभग 470 अनुच्छेद है। इसे 25 भागों में विभाजित किया गया है और 12 अनुसूचियों का भी उल्लेख किया गया है। हम यहाँ देखते हैं कि भारत का संविधान का विस्तृत होने के पीछे ऐसे क्या कारण है, तो इसमें हम मुख्य कारण देखेंगे कौन कौन से कारण है। प्रथम है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। इसमें हम देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है विश्व स्तर पर 7वें नंबर पर भारत भौगोलिक रूप से आता है और भारत में जो विविधता पाई जाती है, सामाजिक विविधता, धार्मिक विविधता पाई जाती है, रहन सहन है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। उन सब विविधताओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में समाज के सभी वर्गों के मध्य समन्वय रखने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक कारण, भारतीय संविधान है भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है 1935 के अधिनियम का। और केंद्र और राज्यों के बीच में एकल संविधान है। भारत में केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है, राज्यों को अलग से कोई भी संविधान निर्माण का अधिकार नहीं है, राज्य और केंद्र का एक ही संविधान है। साथ ही संविधान सभा, जब संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, जो इन्होंने तात्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण किया। नेक्स्ट है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी भारत के संविधान में विश्व के किन किन देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया। इसके लिए हमारा ये भारतीय संविधान के स्रोत एक वीडियो है, आप इसको देखना, ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। भारत के संविधान में लचीला और कठोर इसको बनाया गया है और इनके मध्य समन्वय किया गया है। हम देखते हैं कि लचीला संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह सरल है, जबकि कठोर संविधान में क्या होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। लचीले संविधान में कानूनों को निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना आसान होता है, जबकि कठोर संविधान में यह कठिन होता है। हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है।
संविधान में अनुच्छेद 368 के माध्यम से दो तरह के संविधान संशोधन की बात की गई है। प्रथम देखते हैं कि संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसे विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ विशेष बहुमत की बात करें तो दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 होना आवश्यक है और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, तभी ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा उपबंध है कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत प्लस भारत के जो कुल राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक की राज्यों की सहमति अनिवार्य है, उनका अनुमोदन अनिवार्य है, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है या कोई कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आम विधायी प्रक्रिया से सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे कि विशेष बहुमत के माध्यम से कौन कौन से ऐसे उपबंध जिनमें संशोधन किया जा सकता है और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे से अधिक के माध्यम से ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है, और सामान्य जो प्रक्रिया है इनके माध्यम से कौन कौन से प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के संशोधन है जिन्हें हम विशेष वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फोर्थ देखते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। संविधान में केंद्र की ओर झुकाव के साथ ही राज्यों को भी शक्तियां दी गई है। हम यह देखेंगे कि संघीय व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं। 2 सरकार है जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। लिखित संविधान है भारत का, सभी कानून नियम अधिनियम को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान को ही प्रमुखता प्रदान की गई है। संविधान की कठोरता, संविधान में संशोधन करना कठोर है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। 2 सदन बनाए गए हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। ये सारे के सारे जो लक्षण है ये संघीय व्यवस्था के हैं। अब हम देखते हैं कि एकात्मकता के कौन कौन से ऐसे लक्षण है। इन पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव है, इसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं। इसमें एक सशक्त केंद्र बनाया, केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है। एक ही संविधान है, राज्यों का कोई संविधान नहीं है। एकल नागरिकता है, राज्य अलग से कोई नागरिकता नहीं प्रदान कर सकते। संविधान का लचीलापन, इसका मतलब ये है कि संसद केंद्र है, संसद है, जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार संविधान का संशोधन कर सकती है। एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर एक ही न्यायपालिका है। यह किसी के अधीनस्थ न होकर सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ रहती है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से केंद्रीकृत किया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रबंध, आपातकाल प्रावधान के माध्यम से राज्यों की शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है। 3 प्रकार के आपातकाल है, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको कि संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। केवल अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय जो संसदीय प्रणाली है यह वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इसमें उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार। भारत में केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, कौन कौन सी विशेषता है। वास्तविक एवं नाम मात्र की उपस्थिति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान होता है, संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। बहुमत वाले कार्यपालिकों दल की सत्ता, यानी चुनाव में जिस भी दल को बहुमत मिलेगा सरकार उसी की मुख्यता बनाई जाती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, कार्यपालिका है जो विधायिका के समक्ष इसकी संयुक्त जवाबदेही होती है, क्योंकि विधायिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और विधायिका से ही कार्यपालिका के सदस्यों का गठन किया जाता है।
तो कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विधायिका के प्रति जवाबदेही रहे और विधायिका से ही मंत्रियों को नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, इनका प्रमुख नेतृत्व होता है सरकार का। सरकार को यही नेतृत्व प्रदान करते हैं। निचले सदन का विघटन, हमेशा निचले सदन यानी लोकसभा केंद्र में और राज्यों में विधानसभा का विघटन होता है। केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधि जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और विधानसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ये राज्य में होते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, संसद में जो संप्रभुता है ये ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है ये अमेरिका के न्यायालय से जुड़ा हुआ है या अमेरिका से हमने इसको लिया गया है। भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता है और अमेरिका की जो न्यायपालिका है, इन दोनों के बीच में उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी है, क्योंकि एक और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो संसद के जो कानून है उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है और दूसरी ओर संसद संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में एक समन्वय बनाया गया है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे संविधान में न्यायपालिका एकीकृत के साथ साथ स्वतंत्र रखा गया है। भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान न्यायालय को दिया गया है, इसे शीर्ष पर रखा गया है। नीचे स्तर पर राज्य स्तर है, उस पर उच्च न्यायालय और इसी क्रम में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर निचली अदालत। तो इस प्रकार शीर्ष से लेकर निम्न स्तर तक एक न्यायालयों का एक क्रम बनाया गया है जो कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो कि शीर्ष न्यायालय है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के माध्यम से। यह संविधान का संरक्षक भी है। हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। हम इन्हें मौलिक अधिकार वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मोटे तौर पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें संविधान में शामिल किया गया। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2000 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य संविधान में स्थापित है। इन्हें संविधान के भाग 4 क में रखा गया है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत ने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को प्रतिबिंबित किया है। भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी अवधारणा से अलग है, क्योंकि पश्चिम में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है और यह अवधारणा भारत में बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक बहुधर्मवादी राज्य है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से शामिल किया गया है। किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों को समान रूप से इनका सम्मान
किया जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में सार्वभौम रूप से सभी को मत देने का अधिकार है यदि वह 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करते हैं और उनका जो मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो वह उन्हें मत का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं लोकसभाओं के चुनाव में सार्वभौम रूप से वयस्क मताधिकार का आधार बनाया गया है और धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1989 में संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है नागरिकता। नागरिकता संविधान के भाग 2 में स्थापित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। राज्यों की अलग से कोई भी नागरिकता नहीं होती है या उन्हें देने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र निकाय, संविधान में कुछ निकाय है जिनका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग, इसका मुख्य कार्य संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाना। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान के संवैधानिक निकाय के रूप में। आपातकालीन प्रावधान, इनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। प्रथम है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, युद्ध, आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय शांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य में आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के माध्यम से लगाया जाता है यदि केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल है। अनुच्छेद 365 कहता है कि राज्य केंद्र के आदेशों का पालन करेगा। यदि यह पालन नहीं करता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के माध्यम से यदि देश की वित्तीय स्थिति को खतरा है तो यह आपातकाल लगाया जा सकता है। त्रिस्तरीय सरकार, इसके माध्यम से गांधी जी का जो सपना है पंचायती राज का वो पूर्ण हुआ। भारत में 1992 में 33वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से भाग 9 में एक नया भाग है संविधान में जो जोड़ा गया। इस अनुसूची 11 जोड़ी गई और पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई इस 33वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में 9A नया भाग जोड़ा गया ये भी, और 12वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई। इस नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एवं शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पहल शुरू हुई। सहकारी समितियां, 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2001 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनका संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को गठन करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति या उनका समूह सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है, ये गठन कर सकता है, ये एक मूल अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के माध्यम से। अनुच्छेद 43 में राज्य के नीति निश्चित तत्वों के माध्यम से सहकारी समितियों को जोड़कर राज्य द्वारा इनको प्रोत्साहन करने की कोशिश की गई। एक नया भाग 11 भी जोड़ा गया और अनुच्छेद ZA से लेकर अनुच्छेद ZT तक इनका उल्लेख किया गया। इस नए भाग में सहकारी समितियों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यवसायिक ढंग से और आर्थिक रूप से कार्य करें, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संवैधानिक संरक्षण इन्हें दिया गया। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। आज भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सीधे हमें एग्जाम में सवाल मिलते हैं, तो हमें इनका रट्टा लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।